श्रोताओं नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का। और हर बार की तरह आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू आज के मन की बात पर एक बातचीत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और इसके लिए हमने आज जहमत दी है रिटायर्ड डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन श्री सौजन्य शर्मा जी को। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी। हर बार की तरह प्रधानमंत्री जी ने आज भी अनेकों विविध विषयों पर बात की और शुरुआत उन्होंने आज़ादी के अमृत के उत्साह की बात की जो आज देश में देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह तरह के रंग बिरंगे पत्र उनको मिले हैं। उनका दफ्तर जो है, जो ऑफिस है उनका, वही एक तिरंगामयी बन गया है। जी जी। और देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह से लोगों ने ये दिवस मनाया उसका भी जिक्र किया। तो इस जोश को, खासतौर पर भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो जोश का दृश्य जो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यक्रम है मन की बात, रेडियो जो है वो जन जन से और कन कन से जुड़ा है। जन जन से तो आप जानते ही हैं कुछ जुड़ा है, और कन कन से मेरा कहने का मतलब है कि आप पहाड़ की चोटी पे भी रेडियो को सुन सकते हैं, चाहे वहाँ पे इंटरनेट हो या ना हो। तो इसके द्वारा प्रधानमंत्री जी हर आदमी के साथ जुड़ जाते हैं। और देखने को एक चीज़ जो मिलती है कि प्रधानमंत्री जी एक ऐसे स्तर से निकले हैं कि जिन्होंने एक सामान्य जीवन देखा हो, और उस सामान्य जीवन का चित्रण जब अपने वो शब्दों में करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी भी, क्योंकि उन्होंने एक आम नागरिक की तरह जीवन जिया है, और जब उसका वो उदाहरण देके लोगों के मन की बात के मन के तारों को छेड़ते हैं, जो बात है ना मन को छू जाती है। जी, यही तिरंगा था। हमने 75 वर्ष हो गए आज़ादी के, कभी ऐसा अभियान नहीं चला, कभी ऐसी जागृति नहीं आई, कभी ऐसी तरंगे हमारे मन में नहीं हुई कि इस तिरंगे को हम फहराएं। जी हाँ। तो प्रधानमंत्री जी ने एक हमारी इस चेतना को ऐसा झंझोड़ा कि हर के मन में एक बात आई कि मैं इस बार अवश्य तिरंगा फहराऊंगा। जी। और बच्चे से लेके बूढ़े तक उनमें एक नया उत्साह। और आप ये देखिए, कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस तिरंगे को कहते थे कि उठाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अब वहां देखिए कि हर गली में और हर चौराहे पे और हर हाउस बोट पे या हर गली कूचे में तिरंगा लहराया जी। तो ये एक जो जन चेतना है ना, जन जागरण करने की, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शब्दों में और उनके कार्यशैली में एक जो उत्साह लोगों का बढ़ाता है, वो आपको जन समूह के रूप में देखने को मिला और वो प्रत्यक्ष हुआ। और वही आज़ादी की खुशी की लहर जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक देखने को मिली। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जैसे जिक्र किया कि विदेशों में भी भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाए गए और भारतीय गीत गाए गए। और किसी ने जन समूह होके, किसी ने हाथ से तिरंगा बनाया, उनका रिकॉर्ड बनाया। मतलब कि इनोवेशंस, हर एक तिरंगे में भी इनोवेशंस लोगों ने लाने की कोशिश की। इसका मतलब था कि जो दबी हुई भावनाएं थी अंदर अभी तक, वो बाहर होके उजागर, झंडे की जो भावना अभी तक दबी हुई थी लोगों के मन में, वो उन्होंने उजागर की, और जिससे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी जिक्र किया। जी, मैंने जैसे पहले कहा कि विदेशों में भी ऐसे कार्यक्रम बनाए गए। जी, जी, जी। और ये पहले नहीं होता था। हाल ही के कुछ दिनों में भारत के प्रति जो नजरिया है दुनिया का, भारत की शक्ति को दुनिया पहचान रही है, भारत की अहमियत को दुनिया जान रही है। तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की मार्ग पर अग्रसर है। बिल्कुल अग्रसर है। मैं देखता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मुझे एक बार इत्तेफाक हुआ कि मैं बाहर विदेश में गया हुआ था। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, मैं वहां विदेश गया हुआ था। तो वहां जब मैं सुबह उठा, उन्हीं दिनों हमारा मार्स का जो अभियान था, मार्स पे, वो मंगल ग्रह पे वो छोड़ा गया था जी। और सुबह उठ के जब मैं उनके टेलीविजन पे डिस्कशन सुन रहा था, तो जो उनका एंकर था वो भारत की प्रशंसा कर रहा था जी कि भारत ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से ये जो अभियान मंगल ग्रह का बनाया है, मंगल ग्रह का जो अभियान है इन्होंने चलाया है, और इन्होंने नासा से तकरीबन 10 गुना कम खर्च किया है इस पे जी। जितना नासा ने खर्च किया उससे 10 गुना कम खर्च किया है, लेकिन फिर भी इनका अभियान जो है वो सफल है जी। लेकिन जो दूसरी ओर आदमी बैठा था, जो बता रहा था, वो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो हमारी झुग्गी झोंपड़ियों को, हमारी मैल प्रैक्टिसेस को, हमारे उन बच्चों को, उन चीजों को दिखाता था
कि जो हमारी इकोनॉमिकली हम बहुत जिसमें अभी पिछड़े हुए जी। वो उसको दर्शा, मतलब कमियों को उजागर कर रहा था जी। वो फोटोग्राफ्स दिखा के और वो सब कुछ दिखा के, मतलब कूड़े के ढेर हैं, जैसे गंदगी फैली हुई है, झुग्गी झोंपड़ियां जहाँ पे हमारी गंदगी बहुत दिखती है, वो चीजें को दर्शाने के लिए रखा था। और वो कह रहा था कि भारत को इन चीजों को छोड़कर इनको ऊपर इम्प्रूव करने के लिए अपना ध्यान देना चाहिए जी। लेकिन मोदी जी ने, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बात को, वो बात मैं अब 13-14 की बात कर रहा हूँ, 1913 या 14 की बात है जब मैं गया था, लेकिन उन्हीं चीजों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उस पर विशेष ध्यान भी दिया। और देखिए आज जैसे उन्होंने जिक्र भी किया कि स्वच्छता अभियान और जो टीकाकरण का अभियान था वो भी एक मिसाल बन गई पूरे विश्व के। जी। हमारा माइंड सेट जो है ना, हम हमारे देशवासियों का एक माइंड सेट होता है, हम अपने घर को अपना मानते हैं और गली कूचे को सरकार का मानते हैं। जिस दिन हमने गली कूचे को भी अपना मानना शुरू किया, स्वच्छता अपने आप आ जाएगी। लेकिन जब हम आज इस आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हर तरह की सुविधा को हम एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें उन्हें याद करना नहीं भूलना चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। और प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया जो स्वराज सीरियल दूरदर्शन पर शुरू किया गया है। इस तरह के सीरियल या कार्यक्रम दिखाना और लोगों को सुनाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए उससे हमारा जो इतिहास है, जो जिसके बारे में आज तक हम जानते ही नहीं थे, हमारे कुछ बहुत से गिने चुने हीरो थे जिनका नाम हमें याद था, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय थे, बहुत से कुछ थोड़े ऐसे नाम थे जो हमारे, लेकिन आपको ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं आज के रेडियो में, आकाशवाणी पे या दूरदर्शन पे देखने को मिलता है, जिनका पहले कहीं जिक्र नहीं हुआ था। थोड़े दिन पहले मैं रेडियो पे ही विजयनगर एम्पायर के बारे में सुन रहा था और रेडियो पे रूपांतर इतना अच्छा बताया गया था। वो दिखाते हैं कि जब पोर्चुगीज यहाँ इंडिया में आए थे तो उन्होंने किस तरह से, उनके एक लेखक हैं, उन्होंने विजयनगर एम्पायर का इतना अच्छा दृश्य दिखाया है। उन्होंने लिखा उसमें कि यूरोप का कोई ऐसा शहर इतना सुंदर नहीं है जितना विजयनगर एम्पायर। कहने का तात्पर्य ये था कि हमारी ये कुछ हिस्ट्री थी जिसको हमसे दूर रखा गया, जिसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं था। हमने हिस्ट्री पढ़ी, मुगलों की पढ़ी, और उसमें भी कुछ ऐसे मुगलों की पढ़ी जिन्होंने उन्होंने आर्किटेक्ट यहाँ पे लाया, बहुत कुछ यहाँ पे लाई, लेकिन लूट खसूट भी की और ज्यादतियां की, अत्याचार किए। उन चीजों को उजागर नहीं किया गया था। लेकिन अब उन चीजों को देख के लगता है कि नहीं, हमें संभलने की जरूरत है, हमें उस इतिहास के बारे में भी जानने की जरूरत है जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं। वास्तविकता से तो परिचित होना चाहिए। जी, तो वास्तविकता क्या थी, किस तरह से हमें आजादी मिली थी, ये तो नहीं थे कुछ लोगों ने गीत गाए या इकट्ठे चले, लेकिन कुर्बानियां जिन लोगों ने दी, जिन लोगों के अपने वो जैसे अनसंग हीरो, अनसुने नायक और नायिकाएं थी, उनका नाम जब उजागर होता है तो लगता है कि हर घर में, जैसे हमने ये सुना है कि जापान में जब आज़ादी आई थी उनके हर घर में एक तस्वीर लगी है कि जिसने उस आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, तो उसमें नेशनलिज्म आता है। जी, अपने पूर्वजों की बात आज प्रधानमंत्री जी ने की, जैसे उन्होंने कहा कि जल के महत्व, प्रकृति के प्रति प्रेम, और ये हमारे वेदों में इसका जिक्र है। जी, ये और वेद का उदाहरण उन्होंने दिया, श्लोक पढ़ के बताया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में उस समय भी हमारे ऋषियों मुनियों ने जल की तुलना किस चीज से की है कि एक ऐसा अद्भुत चीज है जिसका हमें संरक्षण करना चाहिए, जिसको हमें बचा के रखना चाहिए। आज पूरी दुनिया देखो वाटर क्राइसिस से जूझ रही है। अंडरग्राउंड जो पानी है उसका जो टेबल है नीचे कम होता जा रहा है, लेकिन वो सदियों पुरानी बातें हमारे पूर्वजों ने जो की, हमारे वेदों ग्रंथों में जो लिखा गया, हम उनसे विमुख होकर इस तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपने आप से जुड़े रहना, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपनी परंपराओं से जुड़े रहना सब कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए कि और उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए, वारंगल का, जो वारंगल में पंचायत है उसका दिया, हिमाचल का दिया, पंजाब में दिया, तो लोगों में जागृति आ रही है। जैसे मैंने कहा ना कि पहले हम ये सोचते थे कि घर मेरा है, आंगन मेरा है, गली बाजार और शहर सरकार का, लेकिन जब से ये भावना मन में आ गई है कि नहीं, ये सब कुछ मेरा है, मुझे ही इसे संवारना है, तो लोगों में जागृति आई है। और वही लोग हैं, देखिए अपनी पंचायतों में पानी इकट्ठा करके, मानसून में उन्होंने, वारंगल में उन्होंने पंचायत में पानी इकट्ठा किया और उससे
अब वो सारा साल पूरा वर्ष उसको इस्तेमाल पहले वही पानी उनके लिए मुसीबत था, बाढ़ का कारण बनता था, लेकिन उसको चैनलाइज किया और उस पानी को अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और उन्होंने देखिए, उन्होंने कहा कि 1-1-11 होते हैं। उन्होंने हिमाचल का भी उसमें दिया कि स्पीति में, लाहौल स्पीति में जो बहुत डिफिकल्ट एरिया है, वहाँ पे लोग, उन्होंने बहुत छोटी सी एग्जांपल दी कि वहाँ के लोग, जो महिलाएं हैं, वहाँ मटर तोड़ती हैं और साथ में अपनी संस्कृति को भी जागृत रखने के लिए, को बचाए रखने के लिए लोकगीत भी गाती हैं साथ में। दोनों काम होते हैं, आपकी संस्कृति भी बच रही है, सामूहिक काम भी हो रहा है और इकोनॉमिकली भी आप स्ट्रांग हो रहे हैं। और मिलकर जब काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, तो उनकी जो ऊर्जा है उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी के लिए ये नहीं रहता कि ये खेत उसका है। बिल्कुल ठीक है, वो सबका साझा है और एक दूसरे के काम आ रहे हैं वो। बिल्कुल। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए ही जो हमने अमृत सरोवर बनाने की जो बात की है, जो अभियान शुरू किया है, वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से लोगों को जोड़ रहा है और जल संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा कि पंजाब में शहीद भगत सिंह जो अमृत सरोवर बना है, वारंगल में पंचायत ने बनाया है, इसी तरह से और जगहों पे भी बनाया है। और उन्होंने कहा कि उसी अमृत सरोवर में वो मछली पालन का और उसके पानी को सिंचाई में उपयोग करने के लिए तरह तरह के जो उनके पानी की जरूरतें हैं उसे वो पूर्ति से करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जन समूह किसी बात के लिए मन में ठान लेता, होती ये है कि सबके मन में बात होती है, लेकिन कोई एक रास्ता दिखाने वाला जब मिलता है तो लोग जन समूह उसके पीछे चल पड़ता है। जैसे कहते हैं कि अभी दांडी मार्च हुआ तो महात्मा गांधी आगे आगे चले थे, तो पीछे जन समूह चला था। इसी तरह से अगर कोई आदमी एक लीड लेता है किसी काम के लिए और वो सक्सेसफुल होता है, तो पूरा जो जन समूह है, जो लोग हैं, वो भी उसके पीछे पीछे जी। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने की, पोषण की। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के आगे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। हालांकि बहुत कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए से उन्हें खुराक दी जाती है। तो हम सितंबर का महीना जो है इसे पोषण माह के रूप में मनाते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि बचपन से ही अगर खुराक, जो बैलेंस डाइट है, बच्चे को मिले, तभी बच्चे हेल्दी होंगे, तो हमारे हेल्दी नेशन का जो सपना है वो साकार हो सकेगा। बिल्कुल। कहा कि देखिए, आप जरूरी नहीं है कि किसी आदमी को अच्छी तरह भोजन कराइए, अगर मुट्ठी मुट्ठी दाना लेके भी आप आंगनवाड़ी केंद्र में 100 घर इकट्ठे होते हैं तो 100 मुट्ठी चावल हो जाते हैं। तो वहां पे जो मेल न्यूट्रिशन के बच्चे जो उसमें जिसमें सफर करते हैं, अगर आप उनको वहां पे खिलाते हैं, दोनों चीजें होती हैं, आपका पुण्य भी मिलता है आपको और आप किसी बच्चे की सेहत को भी ठीक कराते हैं और आपके मन में सेटिस्फेक्शन भी और सबसे बड़ी भावना जागृत होती है कि मेरे समाज के बच्चे मेरे अपने हैं, मैं उनके प्रति मेरा कोई उत्तरदायित्व है, कोई योगदान देना फर्ज बनता है। जी। और इसी तरह देखिए, और जैसे उन्होंने भी कहा कि अब ये सितंबर के बाद त्योहार शुरू हो जाते हैं, तो देखिए त्योहारों में भी हमें क्या करना चाहिए कि जैसे उन्होंने भी कहा कि जब हमारे पास हम अनाज खाते बनाते हैं तो उसे जाया ना करें। जी। हम जो अगर हमारे पास अगर अनाज बचा है, बनाया है, तो जो बच्चे कुपोषण के सफरर्स हैं उनके बीच में भी बांटा जा सकता है, उनको भी उनके साथ शेयर किया जा सकता है। अगर हमारे घर में आज बहुत अच्छी मिठाई बनी है तो साथ में अगर झुग्गी झोंपड़ी वाले रहते हैं उनके साथ भी अगर हम शेयर करेंगे तो प्रधानमंत्री जी की बात भी ठीक हो जाएगी और जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उनमें भी वो उनकी वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। जी। तो अपनी परंपराएं जो हैं उनके साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे आपने त्योहारों को जिक्र किया कि अभी नवरात्रे आएंगे, फिर उसके बाद उससे पहले पितृपक्ष का होता है, श्राद्ध होता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी उन रिचुअल्स को लिमिटेड रखें, हम गरीबों को खिला सकते हैं। और बात यही है कि जब हम सोसाइटी में जैसे वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, हमने ये कहीं नहीं कहा कि फलाना देश अलग है, हमारा देश अलग है या फलानी कौम अलग है। हम सभी मानते हैं कि पूरा विश्व एक फैमिली है और उसी से उसका विस्तार हुआ है। और अगर इसी धारणा को मन में रख के और इसी बात को अपने मन में रख के और इन्हीं विचारों को अपने मन में रख के अगर हम चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कभी भी कोई ऐसी शिकायत होगी कि कोई कुपोषण से बच्चा मरेगा या कोई इसको मैल न्यूट्रिशन होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है उन्होंने मिलेट। मिलेट, देखिए हमारे गांव में भी आज की प्रथा ये है कि जो बाजरा या जैसे राई, जब ऐसे कुछ चीजें होती है ना, सत्तू वगैरह, उन्हें हम ज्यादा प्रयोग नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, ये तो पुराना जमाने की चीज है, स्टेपल फूड है, हमें नहीं।
आजकल गेहूं, चावल, दालें इन पे विश्वास करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरे यहाँ विदेशी आते हैं, अगर आप कभी देखिए बाजरे का रोटी, उसमें गुड़ डाल के खाइए और थोड़ा सा घी डाल के, वो इतना टेस्टी कि आजकल जैसे फिर से जैसे उन्होंने भी कहा कि बच्चों में फिर से जागरूकता आ रही है इसके बारे में, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। जो हम बहुत सारी चीजें जो रिफाइंड खाते हैं उनमें आपके पौष्टिकता नहीं होती। तो ये पौष्टिक है, सस्ता है और किसान को इसके लिए ज्यादा फर्टिलाइजर और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और देखिए बड़ी सारी चीजें आप आज ओट्स, जिसे हम आम जो छान हमारे हो वो उसके बिस्किट्स उन्होंने कहा मिलते हैं जो दूसरे बिस्किट से ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि वो लोगों में जागरूकता है कि वो मैंने अगर पौष्टिक बनना है, पौष्टिक आहार लेना है, तो मुझे ओट्स वाली चीज चाहिए जिसमें ज्यादा फाइबर हो, जिसमें ज्यादा गुणवत्ता हो। जी, अब देखिए जो भी हम खाना खाते हैं, आजकल चलन है रिफाइंड खाने का, तो उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक नहीं रहता। जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलनी है वो प्रॉपर और पूरी नहीं मिल सकती हमारी। फास्ट फूड की वजह से, फास्ट फूड की वजह से अब ओबेसिटी है, आपके डायबिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लग जाती हैं। और फिर जब आप डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि फास्ट फूड मत खाइए, ये चीज नहीं खाइए, वो चीज नहीं खाइए। लेकिन जो नई जनरेशन है वो धीरे धीरे फिर से मुड़ रही है चीजों की तरफ। हालांकि एक समय था वो काफी आगे निकल गई फास्ट फूड की तरफ, लेकिन अब धीरे धीरे पीछे आ रही है कि देखा उस चीज में नुकसान ज्यादा है, फायदा कम। और इस चीज में हमारे जो अपने भोजन है, जो हमारा जैसे मोटा अनाज है, जिसे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, इसमें पौष्टिकता है, इसमें गुणवत्ता है और सस्ता है जी, और इजीली अवेलेबल है, और इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खेत जोतना नहीं पड़ता, ये आसपास ही उग जाते हैं थोड़ी सी मेहनत से ही। जी, और इसी चीज को आज देखिए जो लोग जिम जाते हैं या डाइट को लेके ज्यादा कॉन्शियस, तो उन्हें कहा जाता है कि आप इस तरह का फूड खाइए। अब देखिए आपको बाजरा, रोस्टेड बाजरा बाजार में पैकेट मिलता है, बिल्कुल मल्टीग्रेन आपको डबल रोटी मिलती है। जी, डबल रोटी मिलती है, मल्टीग्रेन आटा आपको मिल रहा है। और इसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरह इस चीज की, इस जानकारी का लोग फायदा उठाकर उसे बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोग स्पेशल ओट्स के बिस्किट्स बने हुए हैं, फाइबर के अलग अलग चीजें बनी हुई हैं, मल्टीग्रेन डबल रोटी। जी, तो इसीलिए कि आप एक ग्रेन ना खा के, उसमें भी कनक है, उसमें गेहूं, अपना बाजरा है, उसमें मक्की है, तो इन सारी चीजों की बना, ताकि एक मिश्रित चीज जब आप खाएं तो आपकी बॉडी को जो आपकी जरूरत, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो पूरी। यदि अगर ज्यादा गंभीरता से सोचे बिना ही हम परंपराओं के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़ना शुरू कर दें, तो हम बहुत सुधर जाएंगे या बेहतर होते जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया डिजिटल इंडिया मुहिम, और आज वो मुहिम दूर दराज के इलाकों में, छोटे छोटे गांव में, जो पिछड़े हुए इलाके थे, वहां तक भी जागृति ला रही है, सुविधाएं वहां तक पहुंचा रही हैं। तो डिजिटल इंडिया मुहिम को शर्मा साहब आप कितना महत्वपूर्ण और किस नजरिए से देखते हैं? देखिए आज के दौर में, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चियां जो हैं वो इंटरनेट की वजह से पढ़ाई करती हैं सर जी। आपकी दिनों ये जैसे जैसे अब कोरोना था तो ऑनलाइन क्लासेस थी, वो सारी इंटरनेट से थी, लोगों ने घरों में पढ़ाई की, और किसी की पढ़ाई उन दिनों ज्यादा खराब नहीं हुई, बिकॉज डिजिटल इंडिया की वजह से। और देखिए अरबों रुपए का जो लेन देन हुआ है वो डिजिटल इंडिया से हुआ है पिछले वर्ष। सुविधाजनक भी है और सुरक्षित भी है। हम भी जब बाहर जाते थे तो लोग, हमने देखना कि लोग छोटी सी छोटी 2 रुपए की चीज के लिए, या 1 पाउंड के लिए, या एक आधे डॉलर के लिए, $1 के लिए लोग कार्ड यूज करते थे। तो हमें लगता था ये क्या करते हैं, हम तो नोट निकालते थे, नोट निकालने की आदत होती थी। लेकिन अब ये लगता है कि नहीं, नोट से ज्यादा वो आपका जो कार्ड है वो ज्यादा प्रेस्टिजियस है। आप कार्ड देते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं या सामान लेते हैं, 2 चीजें होती हैं। एक तो कई बार होता है कि आपके पैसे कई बार ज्यादा भी होते हैं, उनके पास छुट्टा नहीं है तो आपको छोड़ना पड़ता है। इसमें आपके पैसे उतने ही लगेंगे जितने आपने देने हैं जी। कितना सुविधाजनक है। और आपको ये डर भी नहीं है कि अगर मेरा जेब कट गई, पैसा कट गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा। आपके पास कार्ड है और नंबर आपको मालूम है, नंबर आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है जी। आज देखिए बड़े से बड़े मॉल में आप चले जाइए, वहां आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, और आपके घर के बाहर अगर रेडी पे कोई सब्जी बेचने वाला है, यानी हमारी जो इनोवेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा तभी है कि ग्राउंड लेवल तक, जन जन तक उसका फायदा पहुंचे। और जैसे पंचायतों का उन्होंने जिक्र किया कि पंचायतों को 4G के साथ जोड़ा गया है, उससे देखिए भारत सरकार की जो स्कीमें हैं
जो लोगों जन तक, जन आम तक जन पहुंचती जन हैं, तक पहुंचेंगी। जन जन तक पहुंचती हैं, क्योंकि लोगों को अक्सर इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता। जब तक स्कीम खत्म हो गई होती है, आप पता लगता है कि किस स्कीम थी, तो वो कहते हैं पता गई। और जो दूसरा देखिए ना, जो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं कि पैसा सीधा जो है वो बेनिफिशरी के में अकाउंट जाता में है। बीच जाएगा। में मिडल जो मैन होते थे, जो जिन हाथों से ट्रांजैक्शन होती थी, कुछ आपको पता इवापोरेट हो जाती थी जी जी चीज़ें, जी वो जी खत्म जी। हो गई। तो इससे भारत में बहुत सारा फर्क पड़ा है, बहुत सारा फर्क पड़ा है। ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और एक दूसरा है कि राष्ट्रीयता लोगों के मन में जागी जी। कि हमें राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करना है। और इस टेक्नोलॉजी को लोग केवल इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके अपने जिसको हम आजीविका कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उन्होंने यूपी के उन्नाव के ओम प्रकाश का जिक्र किया। जी। उन्होंने अपने इलाके में, अपने गांव में लोगों को वाईफाई जो है वो उपलब्ध करवाया है, करा के ताकि वहाँ के जो गांव ब्रॉडबैंड के उन्होंने घर घर पहुंचाया घर घर पहुंचाया है। अच्छा, ब्रॉडबैंड घर घर पहुंचा के हो सकता है उन्होंने अपना बिजनेस किया हो, जी, व्यापार किया हो, जी। लेकिन जो मुफ्त वाईफाई उपलब्ध करवा के लोगों की वो सेवा भी कर रहे हैं। सेवा भी कर रहे हैं, जी। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पहाड़ी जीवन शैली का जिक्र किया, जिसमें उपलब्ध संसाधनों का जी। भरपूर इस्तेमाल करने जैसे की हमने बात जिक्र उन्होंने किया की। हिमाचल के बाद, तो लोग रहते दूर हैं। घर जो है, आप देखिए कि अब एक शहर की कॉलोनी है, घर बिल्कुल घर के साथ घर सटा हुआ है, लेकिन ये नहीं मालूम कि घर के साथ दूसरा कौन आदमी रहता है। जी। लेकिन जब पहाड़ों में दूर दूर तक रहते हैं, घर जो है वो दूर दूर तक होते हैं, लेकिन उनके दिल आपस में मिले होते जी। हैं। तो ये दिलों की, जैसे उन्होंने बात, इस तार को छेड़ा, जैसे उन्होंने हिमाचल के, मैंने पहले भी हमने बात करी कि हिमाचल में लोग इकट्ठा सामूहिक तौर पर काम करते हैं। लाहौल स्पीति में दूर दूर रहते हैं, लेकिन मन इकट्ठे हैं, और इकट्ठा वो जो है वो मिलकर काम करते हैं। एकजुटता और अपनेपन की भावना जो है बड़ी मजबूत है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हमारे जो आसपास रिसोर्सेज हैं, दे शुड नॉट गो वेस्ट, दे शुड नॉट गो अनयूज्ड। देखिए वैसे नहीं जैसे होने चाहिए। मानसून में है, मानसून में क्या होता है कि पानी इतना आता है कि वो बाढ़ बन के लोगों को सैलाब बन के और तबाह मुसीबत करके बन चला जाता है। मुसीबत बन जाता है। उसी पानी को अगर आप चैनलाइज करके रखते हैं, उसको बचा के रखते हैं, पानी भी बच गया, और जो सैलाब का खतरा था वो भी टल गया। जी। और रिसोर्सेज को यूज़ करने की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस तरीके से किया तो वही तरीका फाइनल हो गया। आपके पास नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हो सके। उन्होंने कहा है कि वो स्पीति की बात उन्होंने की कि गोबर की बोरियां जो हैं, गोबर को सुखा करके बोरियों में भर के अपने पशुओं को ठंड से बचाते हैं, ठंड से बचाने और के बाद लिए में नीचे उसका बिछा देते हैं। जी। जब वो देखिए सर्दी के बाद उसी का वो खाद बना के फिर वो खेतों में डाल देते हैं, तो दोनों काम हो गए। पशु को सर्दी से भी बचा लिया, और देखिए वो जो गोबर है जब पशु के नीचे रहेगा, और उसमें और उसका जो मूत्र है जो और भी जाएगा, वो फिर से वो आपका वो खाद बन जाएगा, और जी, तेज जी, बन जाएगा जी। खाद। और वही खेतों में डाल के दोनों काम हो गए। मुफ्त में आपने खाद भी तैयार कर ली और अपने पशु को भी बचा लिया। जी। तो बात यही है कि ये सारे तरीके, प्रकृति की चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, और जैसे सिर्फ उनको संयोज के और ध्यान में रख के इनको चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, तो हमारा खर्चा भी कम होता है और हम चीज़ भी बेहतर। जी। और इस तरह से जैसे उन्होंने कहा कि गोबर का उस तरह से इस्तेमाल किया, आम अपने घर में भी हम जो चीज़ें वेस्ट करते हैं, मान लीजिए किचन का वेस्ट है, जो सब्जियों के छिलके हैं या इस तरह की और जो चीज़ें हैं, हम उनको ज़ाया करते हैं फेंक के। देखिए उसमें भी यही है ना कि अगर हम जैसे बाहर म्यूनसिपैलिटी में भी और कॉरपोरेशन भी यही कहती हैं कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करिए, क्योंकि गीले कचरे से आपकी बायोमेथनेशन से ऊर्जा बनाई जा सकती है। जी। क्योंकि अदरवाइज फिर हमें उनको सेग्रीगेट करना पड़ता है, गीले कचरे को और सूखे कचरे को अलग करना पड़ता है। उसमें एक फिर आपको थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। हालांकि जितने भी ये आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं, उसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो खाली नहीं जाती। जो आपका प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ है या दूसरा भी है, तो उसको छोटी छोटी उसके पीसीज करके उसको आरडीएफ बनाया जाता है। जी। और आरडीएफ जो है वो आजकल मैंडेटरी है। जितने भी आपकी ब्लास्ट फर्नेसेस हैं, जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, उनको 20% वो जो है आरडीएफ को इस्तेमाल करना पड़ता है। इस्तेमाल करना है। और जो आपका गीला कचरा है, उससे बायोमेथनेशन से मैंने खुद देखे हैं प्लांट पुणे म्यूनसिपैलिटी में, कि उन्होंने जो किचन का वेस्ट होता था पूरे होटल्स का, उसको इकट्ठा करके और उससे वो 100 केवीए के जेनसेट चलाते हैं, और उन जेनसेट से वो पूरी स्ट्रीट लाइट चलाते हैं। जी। मुफ्त में है। जी।
क्योंकि वो बायोमेथिनेशन से मीथेन बना के और उसे वो गैस से वो जेनसेट चलाते हैं। जेनसेट जो है वो फिर बिजली देते हैं, दिन में वो ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं और शाम को स्ट्रीट लाइट चलती है। जी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें और इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, तो कुछ भी ज़ाया नहीं होगा और हम सब कुछ इन चीज़ों से बना सकते हैं। जी। अंत में उन्होंने शुभकामनाएं त्योहारों के लिए दी। तो आज जितनी भी बातें हमने की हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से आने वाले त्योहारों के लिए लोगों को क्या आइडियाज़ देंगे कि किस तरह से त्योहार मनाए जाएं ताकि हम अपनी परंपराओं से जुड़ते हुए देश की एकता और अखंडता को और मजबूत बनाने में भी योगदान दें। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये त्यौहार हम जैसे केरला से शुरू होगा ओनम के साथ, फिर असम में भी है त्यौहार, हमारे यहाँ पे भी नवरात्रास होने वाले हैं, फिर नवरात्रास के बाद फिर दशहरा, दिवाली और ये सब त्यौहार शुरू हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि त्योहारों को जो है सही ढंग से मनाना चाहिए जी। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम की तरह अगर हम त्यौहार को अपने मिठाइयाँ हम अपने बच्चों को बांटते हैं तो अपने जो पड़ोस में हमारे झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनको भी बांटें, उनके बच्चों को भी एहसास हो कि ये त्यौहार हमारे लिए भी विशेष थे। तो मेरी धारणा यही रहेगी कि हम त्योहारों को खुल के मनाएं, अच्छी तरह से मनाएं। जैसे उन्होंने कहा गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो बड़े सारे लोग ये करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति, वो भी उन्होंने कहा कि गणेश जी की जैसे मूर्ति है उसको मिट्टी में है तो उसको फिर उसका डिस्पोजल जो है वो हम उसको क्या कहते हैं, विसर्जन जो है वो प्रॉपर करें और त्योहारों को अच्छी तरह से मनाएं और अपने राष्ट्र को फिर जैसे हर घर तिरंगा की तरह एक पूरा राष्ट्र एकजुट होकर जिसने काम किया। जितनी भी हमारे सामने ये और चुनौतियां हैं उनको हम इकट्ठे होकर अगर हम एकजुट होकर चुनौतियों का हम सामना करेंगे तो हम सारी चुनौतियों को पार कर पाएंगे। और कल क्योंकि 29 अगस्त है जी, राष्ट्रीय खेल दिवस, ध्यानचंद जी जो हमारी के हॉकी के महान खिलाड़ी थे और जो अंग्रेज लोग थे या यूरोपियन लोग थे वो जो कहते थे कि शायद ध्यानचंद की हॉकी में कोई चुंबक है जिनसे उनका गेंद जो है ना वो हॉकी से उनसे वो छूता नहीं, लेकिन ध्यानचंद जी एक महान खिलाड़ी थे और कल खेल दिवस है। खेल दिवस पर भी उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और ये भी कहा है कि जब भी खिलाड़ी किसी खेल में भी तिरंगा लेके जब चलता है तो पूरे देश की शान जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह इसी भावना के साथ हम खिलाड़ियों को भी कहेंगे प्रधानमंत्री जी की ओर से कि जब भी हमारे देश को या राष्ट्र को वो बाहर रिप्रेजेंट करें तो कोशिश करें कि तिरंगा जो है वो ऊपर ही जी। और खेल भावना के साथ ही फिट इंडिया की भावना के साथ ही आज का हम ये कार्यक्रम इस उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि आने वाले त्योहारों के दिनों में हम अच्छे से त्यौहार मनाएंगे जिससे फिजूल खर्ची नहीं होगी, प्रदूषण नहीं होगा और एकजुटता की भावना मजबूत होगी। कल हम खेल दिवस मनाते हुए सभी के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज करने की, अपने आप को स्वस्थ रखने की जो गुण हैं और खान पान की जैसे बात की, तो कुपोषण को हम ख़त्म करने, कुपोषण की चुनौती को हराने के लिए मिलकर जतन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ शर्मा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और मन की बात पर हमसे बातचीत की। धन्यवाद जगमोहन जी।